नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे डिफ्यूज़न अनेलिंग प्रोसेस के बारे में, जो एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है और अनेलिंग प्रोसेस का एक टाइप है और जिसे हम होमोजेनाइजेशन और यूनिफॉर्म अनेलिंग के नाम से भी जानते हैं। इनगोट, लार्ज स्टील कास्टिंग और फोर्जिंग बिलेट्स को होमोजेनाइज किया जाता है, जिनकी हम डिफ्यूज़न अनेलिंग करते हैं। क्यों की जाती है और कैसे की जाती है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपके साथ डिस्कस करेंगे। अनेलिंग में बेसिकली 3 स्टेप रहते हैं। अगर हम देखें, सबसे पहले मटेरियल को हीट किया जाता है, उसके बाद उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए सूटेबल टेम्परेचर पर होल्ड किया जाता है और उसके बाद उसकी कूलिंग की जाती है। ये 3 स्टेप रहते हैं। अब देखते हैं कि किस किस मटेरियल को हम डिफ्यूज़न अनेल्ड करते हैं। हाइपोयूटेक्टोइड स्टील, जिसमें कार्बन कंटेंट 0.83% से कम होता है। यूटेक्टोइड स्टील, जिसमें कार्बन कंटेंट 0.83% के बराबर होता है। हाइपर यूटेक्टोइड स्टील, जिसमें कार्बन कंटेंट 0.83% से ज़्यादा होता है। तो ये जो स्टील होते हैं, इसको हम गर्म करते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर। अगर हम बात करें, इसमें हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर 0 से 0.83 जो कार्बन परसेंटेज है, उसके बीच में हमारे पास हाइपोयूटेक्टोइड स्टील है और 0.83 से 2.14% तक यहाँ पर हाइपर यूटेक्टोइड स्टील है। और ये जो डॉटेड रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, जिसमें जिस स्टील में कार्बन कंटेंट 0.83% के बराबर होता है, ये यूटेक्टोइड स्टील की लाइन है। अब इसमें बात करते हैं कि जो स्टील है उसको हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। वो टेम्परेचर होता है क्योंकि हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के लिए जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की जो लाइन है वो A3 लाइन है, जिसका अगर हम बात करें 723 डिग्री से 910 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर रहता है। उसी प्रकार जो हाइपर यूटेक्टोइड स्टील है, जिसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ये इंक्लाइंड लाइन ACM लाइन इंडिकेट करती है, जो 723 डिग्री से 1147 डिग्री के बीच में रहता है। और ये वाली जो लाइन है, ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन है, क्योंकि स्टील का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री होता है और उसको हम A1 से इंडिकेट करते हैं। मतलब कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर के टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। और ये हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। वो जो टेम्परेचर रेंज रहती है 1000 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहती है। इस टेम्परेचर रेंज पर स्टील को गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद होल्ड किया जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। और स्टील को हम 8 से 20 घंटे के टाइम पीरियड के बीच में इसको होल्ड करते हैं। और होल्ड करने के बाद मटेरियल को कूल किया जाता है और कूल करते हैं एयर में। स्लोली कूलिंग की जाती है। स्लोली कूलिंग करने का मतलब होता है कि जो स्टील हम गर्म करते हैं, उसमें जो भी केमिकल हेट्रोजेनेटी या कह सकते हैं जो केमिकल कंपोजिशन की अनइवननेस रहती है, इनगोट में, लार्ज या हैवी स्टील कास्टिंग में या फोर्जिंग बिलेट में, उसको रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो पूरी हो जाती है। लेकिन डिफ्यूजन प्रोसेस के बाद हमें अलग से फुल अनेलिंग या फिर नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करनी पड़ती है, क्योंकि हमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करना है, ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करना है और मटेरियल की इंटरनल स्ट्रेसेस को अवॉइड करना है। इसलिए हमें डिफ्यूज़न अनेलिंग के बाद या तो फुल अनेलिंग की जाती है या फिर नॉर्मलाइजेशन की जाती है। फुल अनेलिंग और नॉर्मलाइजेशन भी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से तकरीबन 30 से 50 डिग्री ऊपर इसको किया जाता है। और जो डिफ्यूज़न अनेलिंग होती है, इस प्रोसेस को करने से हमें कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर मिलती है। और ये जो डिफ्यूज़न अनेलिंग या फिर होमोजेनाइजेशन है, ये थिक स्केल को भी प्रोड्यूस करती है स्टील के सरफेस पर। अगर हम बात करें, डिफ्यूज़न अनेलिंग के दौरान जो स्टील में कार्बन होता है, वो बहुत तेज़ी के साथ वो डिफ्यूज़न होती है उसकी एक हाई टेम्परेचर पर। और साइमल्टेनियसली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण जो माइक्रो स्ट्रक्चर में जो डेंड्राइट्स होते हैं, वो डिफरेंट पोर्शन पर होते हैं, जो एक दूसरे के साथ रिलेशन में मूव करते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। और उनके ब्रेक होने के परिणाम स्वरूप जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है
वो जो स्ट्रक्चर होता है स्टील को उसको बड़ी तेजी के साथ होमोजेनाइज कर देती है। अगर डेंड्राइट्स या फिर इंटरडेंड्रेटिक सेग्रीगेशन स्टील के स्ट्रक्चर में मौजूद रह जाते हैं तो उसके कारण स्टील का ब्रिटल फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो स्टील होती है वो अनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करती है। इसके अतिरिक्त स्टील में डक्टिलिटी टफनेस कम हो सकती है और अलग अलग जो एडजेसेंट सेक्शन होते हैं वहां पर डिफरेंट हार्डनेबिलिटी भी हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, जैसा अभी डिस्कस किया कि मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हमें जो डेंड्राइटिक जो सेग्रीगेशन है या जो रीजनल सेग्रीगेशन है सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस में, उसको हमें होमोजेनाइज करना है। जो कंपोजिशन होती है केमिकल कंपोजिशन उसको होमोजेनाइज करना है, यूनिफॉर्म उसकी अनीलिंग करनी है पूरे जो वॉल्यूम होता है स्टील का। अगर हम बात करें जो डिफ्यूजन अनीलिंग है, एक प्रकार से ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है। एक्सपेंसिव प्रोसेस इसलिए होती है क्योंकि इस प्रोसेस में स्केल के रूप में हमारा बहुत सारा जो मेटल है वो लॉस हो जाता है उसका, और साथ में डिफ्यूजन अनीलिंग के बाद हमें जो सब्सीक्वेंट जो ट्रीटमेंट होते हैं जैसे फुल अनीलिंग है, नॉर्मलाइजेशन है, उसको करने की भी ज़रूरत होती है ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए। इसलिए इस प्रोसेस को स्पेशल केसेस में ही यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया डिफ्यूजन अनीलिंग प्रोसेस के बारे में, जो एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है और अनीलिंग प्रोसेस का टाइप है। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसमें जो हीटिंग, होल्डिंग और जो कूलिंग होती हैं, अगर हम इसका टोटल टाइम इसको काउंट करें, जो टोटल टाइम की जो रेंज रहती है वो रहती है 50 घंटे से 120 घंटे के बीच की इसकी टाइम रेंज रहती है। क्योंकि होल्डिंग का टाइम रेंज देखें तो 8 से 20 घंटे होल्डिंग का ही होता है और पूरा जो प्रोसेस का टाइम रेंज होता है वो 50 घंटे से 120 घंटे के बीच में रहता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया डिफ्यूजन अनीलिंग, जिसे हम यूनिफॉर्म अनीलिंग और होमोजेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।